नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज बात सवर्णों को नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण से समाज में पैदा होने वाले नए विभाजन की। क्या इस आरक्षण से समाज में नया विभाजन हो जाएगा, और अगर होगा तो किस तरह का होगा? पहले समाज को जात के आधार पर बांटा गया और अब उसी जात में अगड़ों को अगड़े और पिछड़े में बांटा जा रहा है। आरक्षण का आधार आर्थिक बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट पहले ऐसे किसी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रहा है जहां 50% से ज्यादा आरक्षण देने की कोशिश की गई। साथ ही सरकार जिस मौके पर आरक्षण का दांव खेल रही है, उस टाइमिंग को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्षी दल सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। सरकार जहां सवर्णों को आरक्षण देकर सियासी बढ़त हासिल करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष चुनावी मौके पर सरकार के इस दांव से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने मेहमानों के साथ खास बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना, आदिवासियों के हक को छीने बिना, ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश के सवर्णों के, उच्च वर्ण के लोगों को भी, गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है। आगरा में पीएम मोदी का ये बयान बेहद अहम है। सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सरकार की निगाहें सभी वर्गों के वोट पर हैं, और वो भी बिना किसी को नाराज किए। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि 10% आरक्षण से अगड़ों के बीच ही पढ़ाई के मौके नहीं मारे जाएंगे। जैसे हमने ये सवर्ण समाज के गरीब लोगों के लिए आरक्षण किया, तो साथ साथ ये भी निर्णय किया है कि जो उच्च शिक्षा की सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। के सामने दूसरी ओर बिल को लाने की टाइमिंग पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दे दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए? मुझे बताइए, ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं न कहीं चुनाव न हो? लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। मोदी सरकार ने विरोधियों को मात देने के लिए मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया है। ऐसे में विरोधी पार्टियां तिलमिलाई नजर आ रही हैं और सरकार पर तीखे हमले बोल रही हैं। इस बिल का निशाना 2019 का चुनाव है। आपके मन में, आपके दिल में ईमानदारी होती तो ये बिल 2, 3, 4 साल पहले आ सकता था, कुछ लोगों का भला हो सकता था। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो गया था 4 साल 7 महीने कि उसके बाद आप लाए हैं आखिरी सत्र के अंदर। ये आखिरी सत्र है, उसके बाद चुनाव है। अब इसमें कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का दांव चल दिया है। यानी साफ है कि सवर्ण आरक्षण इस बार सरकार का मुख्य चुनावी हथियार है। टीम न्यूज़ 10 और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा का सवाल क्या है, जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि क्या सवर्णों को आरक्षण देने का दांव बीजेपी को फिर से सत्ता दिलाएगा? अगर आपको लगता है हाँ, तब भी आप अपनी राय रखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तब भी आप अपनी राय ट्विटर के जरिए साझा कर सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि कितने फीसदी लोगों का क्या कुछ मानना है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आईपी सिंह साहब, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही जगदेव सिंह, पूर्व मंत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा दिलीप सिंह जी हैं, सवर्ण नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। प्रधानमंत्री मोदी भले बार बार इस बात को कहें कि टाइमिंग को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो निराधार हैं, क्योंकि देश में कभी न कभी, कहीं न कहीं चुनाव तो होता ही रहता है। लेकिन सर, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है कि 4 साल, 4.5 साल बीत गए, तब आपको सवर्णों की याद नहीं आई। आपका जब कार्यकाल का आखिरी सत्र चल रहा है, बिल्कुल आखिरी दिन आया, तब आपको अचानक से सवर्णों के अधिकार की याद आई। उसके बाद आपने बगैर कोई सर्वे कराए, बगैर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिए, बिल को पेश किया, और अब उसे पास कराने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। सवाल तो सर नियत पर खड़े होंगे। देखिए, भारत के इतिहास में अगर देखा जाए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 70 वर्षों में देखा जाए तो ऐतिहासिक पल है। वो महान दिन था कल जब
देश की संसद में जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ सवर्ण था उसका बिल पास हुआ, थंबिंग मेजॉरिटी से पास हुआ। और एक बिल का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लैंड एक्विजिशन बिल था, कांग्रेस लेकर 2014 में आई और उस वक्त आई जब बड़े मुश्किल से 2 महीने का वक्त बचा था। तो सवाल खड़ा तो किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर फॉरवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने की बात करी थी। मायावती जी लगातार फॉरवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने की बात कर रही थी। आज आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो आज हमने दिन भर जो राज्यसभा के अंदर बहस दिखी, कपिल सिब्बल को सुना, आनंद शर्मा को सुना, कांग्रेस बहुजन समाजवादी पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा को सुना, घोर निराशा हुई कि आप लोकसभा में समर्थन करते हैं लेकिन बहुमत जहां राज्यसभा में विपक्ष के पास है वहां उनका रवैया बदला हुआ नजर आता है। नहीं, सब समर्थन कर रहे हैं, निश्चित तौर से समर्थन कर रहे हैं, विरोध में नहीं है। पार्टी चुनाव से 100 दिन पहले लेकर विरोध में कोई नहीं है, सबके घोषणा पत्र में इस बात को सबने स्वीकारा भी है। मेरा सर सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आपने किसी तरह का कोई सर्वे करवाया, आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने फीसदी सवर्ण हैं जो इसके दायरे में आएंगे, जिनको फायदा मिलेगा? अमित जी एक मिनट, अमित जी एक मिनट, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। रामविलास पासवान जी ठीक अब से 30 मिनट पहले इस बात को कह रहे थे कि कल लोकसभा में सबने एक सुर में सुर मिलाया और बहुमत से बिल पास हुआ। राज्यसभा में बहस के दौरान जितने बड़े नेता हैं सब के सब बाहर हैं। तो अभी ये देखना होगा कि अगर वोटिंग होती है बहस समाप्त होने के बाद तो ऊंट किस करवट बैठता है, विपक्ष क्या करता है, क्योंकि 4.5 साल में एक सामान्य विधेयक भी पास कराने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में नहीं रही है। इसलिए सवाल खड़ा करना विपक्ष का एक सगल हो सकता है। छोड़ दीजिए विपक्ष के सवालों को, भारतीय जनता पार्टी और आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आईपी सिंह जी, आपके पास कोई आंकड़ा है, आपके पास कोई आंकड़ा है कि आपके इस आरक्षण बिल से कितने फीसदी सवर्णों को फायदा मिलने वाला है? कितने फीसदी लोगों को आप सरकारी नौकरी दे पाएंगे? निश्चित तौर से अगर 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है तो जैसे हम देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को लेकर उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 10% नहीं, ये सही जानकारी, इसको ईमानदारी से स्वीकार करिए। इसी वजह से सर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपने पर्याप्त वक्त ना किसी को दिया, ना लिया, ना कोई सर्वे करवाया, ना आपके पास कोई आंकड़ा है कि इस 10% में कितने % लोग आने वाले हैं सवर्ण जाति से। ठीक है, हिलाल नकवी जी, मेरा सवाल अब आपसे है। सर आप कहते हैं बिल अच्छा है, हम इसके समर्थन में है, सवर्णों का भला होगा, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। यही बात समाजवादी पार्टी कहती है, यही बात बीएसपी कहती है। सर मंशा किसी की ठीक है या गलत है, इसका सर्टिफिकेट देने का दफ्तर खोल लिया है क्या आप लोगों ने? या आपने चुनाव से पहले कभी कोई घोषणा नहीं की, आपने कोई ऐलान नहीं किया, कोई प्रस्ताव नहीं लाया आप? देखिए, यहाँ के पर इस पूरे बिल को अब कांग्रेस 2 भागों में देखती है। पहला भाग ये है कि जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार के ऊपर, वो आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस बात के साथ है कि आरक्षण जो है वो 10% आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको दिया जाना चाहिए। ये एक पहलू हो गया। अब हम जब कहते हैं समय की बात, तो समय की बात हम इसलिए नहीं कहते हैं कि आप जो है वो बिल्कुल जाते समय लेकर के आए, हम इसलिए कहते हैं कि आप बिना तैयारी के लेकर के आए। आपको खुद को नहीं मालूम था कि इस बिल को हमें कैसे रखना है। कांग्रेस के क्योंकि ये घोषणा पत्र में था, आपको उसकी नकल करनी थी और आप कभी नकल ठीक से नहीं कर पाए। आपने जीएसटी में भी यही काम किया कि वो कांग्रेस का बनाया बिल था, आपने उसको तोड़ मरोड़ करके ऐसा पेश किया कि देश के लोगों को 10 साल सत्ता में थे, इससे ठीक पहले अगर आपके पास वाकई में पूरा प्रारूप था, आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते थे, तो क्यों नहीं बढ़े? आप बढ़ जाते ना, किसी ने रोका था क्या आपको? देखिए, ये सवाल अगर दूसरे राजनीतिक दल पूछते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन जब चौथा स्तंभ जो है, जब चौथा स्तंभ ये सवाल पूछता है
तो निश्चित रूप से हैरत होती है। किस बात की हैरानी है आपको? कि कोई भी सरकार हो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी, पूरी दुनिया की कोई सरकार बता दीजिए जहां पे सारे काम जो है वो 70 साल में पूरे हो गए हों, उसके बाद में ये हो गया कि अब देश में कोई उन्होंने 4 साल में कर दिया तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने 10 साल में नहीं किया और आप चाहते हैं कि चौथा स्तंभ आपसे सवाल नहीं पूछे। हैरत में तो आप डाल रहे हैं हिलाल नकवी जी। ये सवाल जो है ये अन्य दल के लोग पूछते हैं, अन्य दल के लोग पूछते हैं, वो तो ठीक लगता है, लेकिन जब चौथा स्तंभ पूछता है तो निश्चित रूप से अचंभा होता है, हैरत होती है। जोशी सर, हिलाल नकवी के बयान पर आप जो रिएक्शन देना चाहें वो भी दें, और साथ ही साथ जो हमारा आज का सवाल है सर, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या सवर्णों को आरक्षण देने का दांव बीजेपी को फिर से सत्ता में ला पाएगा? आप किस तरीके से देखते हैं? सर्वप्रथम सर हमें जरा सा अपनी बात, ठीक है, मैं आऊंगा नकवी जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, थोड़ा सा ब्रेक, मैं आऊंगा आपके पास। हमने कहा, देखिए आदर्श स्थिति तो ये रहती कि हम 70-75 सालों में समाज के सभी वर्गों को एक धरातल पर लाते और आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उसके कुछ ऐतिहासिक कारण रहे, खैर ले आए। अब सवाल ये है कि 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला है और आपने आरक्षण का ये दांव फेंका। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किया गया है उसको सीमा क्या रखी, 8 लाख के आसपास। यानी आपने जो आम आदमी जो टैक्स देता है वो 2.5 लाख के ऊपर देता है और सीनियर सिटीजन जैसे हम जैसे लोग हैं वो 3 लाख के ऊपर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रति मास 65,000 रुपए जो कमाएगा तो क्या वो भी गरीब है? सवाल ये कि इस देश में कम से कम 25 से 30 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं या साल में 1 या 1.25 लाख के ऊपर ज्यादा रहते हैं, उनके बारे में क्या? अब होगा ये कि एक दूसरा इसका जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि आपने जो पिछड़ों के लिए जो क्रीमी लेयर यानी पिछड़ों के लिए किया गया है, तो अब वो मांग कर रहे हैं कि उनको 27% की जगह 54% मिलना चाहिए। अब ये इससे एक नई मुश्किलें पैदा होंगी। तो कहने का मतलब ये कि ये इस आरोप में दम में सभी ने ये लगाया है, समर्थन तो कह सभी दल कर रहे हैं लगभग। तैयारी हाँ, आज में था, सेंट्रल हॉल में था, कल भी था, तो खैर सभी दल कर रहे हैं, समर्थन तो सभी कर रहे हैं। लेकिन असली बात ये है कि तैयारी में क्योंकि ये ऐतिहासिक संशोधन है, ऐतिहासिक संशोधन है 124वां, तो इसमें ये है कि बाकी आपके पास वो डाटा होने चाहिए कि कितने सवर्ण हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने एससी हैं, एसटी हैं, ये सब होना चाहिए था। अच्छा, फिर मैं ये कहूँगा सवर्णों में भी कई कैटेगरी होगी कि सवर्णों में जो सबसे न्यूनतम गरीब हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछड़ों में बनाया है, जैसे बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने किया, तो क्या ये कैटेगरी होंगी? क्या ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन जिनको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मिलते हैं, जो पहले से ही ताकतवर हैं, वो गरीबों का हक मार लें? तो फिर से वो समस्या पैदा होगी कि अरे उनके साथ क्या हुआ। मान लीजिए जिसकी 80,000 की आमदनी है, 90,000 की आमदनी है, वो 4 लाख 5 लाख जिसको मिल रहे हैं उससे कैसे लड़ेगा? तो सवाल ये तमाम सवाल है और इसीलिए कहा जा रहा है कि तैयारियां मुकम्मल नहीं है। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सर की हड़बड़ी में लाए हैं, उसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सवर्णों को नोटा याद आ गया, यही वजह है कि अब जाते जाते सरकार को कोटा याद आ गया। दिलीप सिंह जी, अब मेरा सवाल आपसे है जी, क्या लग रहा है इस 10% के आरक्षण से वाकई में तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है क्या सवर्णों में, उन लोगों की जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, या फिर उनकी तकदीर और तस्वीर बदलेगी नौकरी पाकर, आरक्षण पाकर नहीं? अमित भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमारा क्रिकेट मैच होता है तो उसके अंदर एक गुगली बॉल होती है, तो गुगली बॉल डालते हैं, बॉलर तो डालता है अपनी तरफ से आउट करने के लिए, लेकिन कई बार उस बॉल पे छक्का लग जाता है और जो सामने वाली टीम होती है वो जीत जाती है। उसी प्रकार मोदी जी ने गुगली डाली तो है, लेकिन ये आउट करने के लिए नहीं, इन पे छक्का लगा और ये हारेंगे। 2019 का जो चुनाव है, सवर्णों को रिझाने के लिए जो इन्होंने ये एक दाव रचा, लेकिन ये उल्टा पड़ेगा। मैं आपको इतना बता दूं कि 8 लाख रुपए जिसकी आमदनी है वो गरीब नहीं है, पहली बात तो ये बड़ा ही भद्दा मजाक है। आप मुझे इतना बताइए कि सवर्ण में अगर जिसके पास 8 लाख रुपए हैं वो कहीं गरीब, किसी तरफ से वो गरीब नहीं होगा। जिसके सर पे छत नहीं है, जो रोड पे सोता है, आरक्षण उनको जरूरत है,
ना कि 8 लाख रुपए और जिसके पास 5 एकड़ है। आप मुझे इतना समझिए इन्होंने क्राइटेरिया किस तरीके से रखा, मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया। दूसरी बात, इन्होंने देखिए कोई ना कांग्रेस चाहती है सवर्णों को बुला, तो ना कांग्रेस चाहती है ना दूसरी पार्टियां चाहती हैं, लेकिन अभी इनके गले की फांस बन चुकी है सभी पार्टियों के लिए। अब इसको अब कहने की वाली बात यह है कि सांप के मुंह में स्वतंत्र उगले या निगले, क्योंकि अब मोदी जी ने एक दाव ये ऐसे मौके पे खेला है क्योंकि उन्हें सामने चुनाव है, उन्हें सबको पता है कि ये राज्यसभा में किसी भी तरीके पास नहीं होगा, ये बिल पास किसी भी हालात में, क्योंकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा तो किसी हालात में पास नहीं होगा। इन्होंने सोचा कि हम बिल लेके आ जाते हैं, दूसरी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेंगी तो हमें फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी पार्टियां अब जो है समर्थन में भी उतर रही हैं, लेकिन वो दिल से नहीं चाहती, वो दिल से कोई समर्थन नहीं करना चाहता, यहां तक कि बीजेपी भी नहीं समर्थन करना चाहती, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही, लगभग 1 हफ्ता पहले मोदी जी का बयान ये था कि उच्च जाति वालों की बीजेपी पार्टी नहीं है। उससे कुछ महीने पहले SC/ST एक्ट बिल ला दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि SC/ST एक्ट जो बिल है उसमें संशोधन लाना चाहिए। उसी का तो डैमेज कंट्रोल करने की कवायद हो रही है, यही तो कहा जा रहा है। ठीक है। और आपने कहा कि 15 लाख, इन सारी बातों का आप जवाब तैयार रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड लूंगा। 15 लाख जो वोट नोटा पे डली, उसको भरने के लिए, क्योंकि तीनों राज्यों में जो चुनाव ये हारे हैं, उसका सबसे बड़ा नतीजा ये था कि बीजेपी डर गई थी, उन्हें ये सवर्णों से डर लग गया था, इस कारण ये सवर्णों को एक 10% आरक्षण देने का, ठीक है, वो सब कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं। मजाक की सारी बातों का आप जवाब तैयार रखिएगा। मैं जगदेव सिंह यादव के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रामगोपाल यादव की एक बाइट सुनाते हैं। आज वो राज्यसभा के भीतर अपनी चर्चा के दौरान, अपनी बात के दौरान क्या कहना चाहते थे इस आरक्षण बिल को लेकर कि क्या स्थिति खड़ी हो जाएगी नौकरी को लेकर, पहले वो दिखा देते हैं। 98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण। ये कहां है समता का अधिकार? जगदेव सिंह यादव जी, इस बात को जो रामगोपाल यादव कहना चाहते थे, अगर आप समझ पाए हैं और बहुत आसान भाषा में अगर आप दर्शकों को समझा पाए कि किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, और समाजवादी पार्टी का तो बड़ा स्पष्ट व्यू है कि जो यूपीए सरकार में जाति गणना कराई गई, तो उस आधार पे पूरा 100% आरक्षण कर दीजिए, तो सारा सवाल ही खत्म हो जाएगा। और बीजेपी जब ये चुनाव के टाइम आ गया, आपने देखा SC/ST एक्ट पे क्या स्थिति किया, आप 3 तलाक पे क्या लेके आए, ये सारी चुनावी गणित है। और हमारे पास साहब रामगोपाल जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि 98% को आप कितने जो कैसे दे पाएंगे 10%। और आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सवर्णों के लिए भी सभी लोगों की बात कर रहे हैं। मैं तो एक और आगे बात कहना चाहूँगा कि आप क्रिमिनल ला दीजिए, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, उसमें एक क्रिमिनल लगा दीजिए जो आर्थिक आधार पर अच्छी स्थिति में है, जो IAS IPS है, उनको छोड़कर सबका आरक्षण कर दीजिए ना, उसमें सारे वर्ग कर दीजिए। और दूसरी सवाल ये और है कि माइनॉरिटी क्लास को क्या दिया जाएगा। अभी हम बयान सुन रहे हैं, तुमने कहा था आप जाट भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, ये कौन लोग, कहाँ से भ्रमित है ये सिर्फ चुनाव में घबराए हुए लोग हैं। आज देश में जो सारे चुनाव हुए हैं, चाहे उपचुनाव हुए हैं सत्ता में रहते, चाहे अभी मेन चुनाव हुए हैं राजस्थान 3 बजे हारने का, इसलिए घबरा गए हैं, नोटा से घबरा गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि देश की जनता बेवकूफ है, देश की जनता समझदार समझती है। जो आपने जनता से वादे किए थे वो 4.5 साल हो गए, पूरे नहीं किए, आखिरी वक्त आ गया है, तो जनता ने इनको समझाना शुरू किया है, इनके बातों को जवाब देना शुरू किया है। ये घबराहट में, जल्दबाजी में, आखिरी टाइम पे आनंद शर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपने हर साल 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, और पिछले साल 1 करोड़ युवाओं की नौकरी छीनी गई, 1 करोड़ नौकरियां गई हैं। सर, आरक्षण देने से तस्वीर बदलेगी क्या? नौकरी कैसे देंगे आप? नौकरियां हैं कहां आपके पास, या फिर कोई आपके पास आंकड़ा है क्या कि बीते 4 साल में आपने कितने सवर्णों को, कितने बैकवर्डों को, कितनी नौकरियां आपने दी हैं? आरक्षण के समर्थन में सारे लोग विरोध में नहीं है, लेकिन ये धोखा दे रहे हैं, सवर्णों को धोखा दे रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो सवर्ण मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियन है वो भी सवर्ण में आता है, जो बुद्धिस्ट हैं वो भी आते हैं, जो जैन हैं वो भी आते हैं। और पहली बार अगर देखा जाए तो सबको
सबको इसका लाभ मिलेगा, ये बाद में कैटेगराइज करिएगा। सबका साथ आपको 2014 में मिला था, सबके विकास की बात आपको 2019 में याद आ रही है। मेरा सवाल या तो आईपी सिंह आपने समझा नहीं या तो फिर जवाब नहीं देना चाहते। आपके पास कोई आंकड़ा है कि बीते 4 साल में आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है? जो प्रवक्ता उन्हें एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर क्रीमी लेयर की बात आप कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्रीमी लेयर के संशोधन की बात रख सकती है। बहुजन आईपी सिंह आप तक आवाज पहुंच पा रही है, आप सुन पा रहे हैं? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर मायावती जी आगे बढ़ सकती हैं। मैं तो कह क्रीमी लेयर सवर्णों में भी। सर मेरा सवाल आपसे है कि बीते 4 साल में आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी? कोई आंकड़ा है आपके पास? विकास दर है उससे साफ जाहिर होता है इस देश में मात्र 2 टेलीकॉम। आवाज मिल रही है तो फिर आप जवाब नहीं देना चाहते? क्या कहना चाहते हैं? अमित जी, आप मुझे बताइए 2014 के जब चुनाव लड़े थे, इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आएंगे। इन्होंने कहा था राम मंदिर बन जाएगा। इन्होंने कहा था 50 एम्स लेके आएंगे। इन्होंने कहा था 100 हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मुझे इतना बता दीजिए, इन 5 गांव में से अगर इन्होंने 10% जो आरक्षण दिया ना, ये 10% उसमें काम अगर कर दिया हो तो हम ये कहते हैं स्वर्ण पूरे के स्वर्ण इनको बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। इन 5 कामों में से एक काम मुझे बता दीजिए आप। मैं आईपी सिंह से पूछना चाहता हूं ये बात। आईपी सिंह जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा राम। मुझे याद आता है कि पिछड़े वर्ग को लेकर आईपी सिंह जी, मैंने आपसे 5 सवाल किया, आप मेरे को उसका जवाब दीजिए। पिछड़े वर्ग का तमाम आगजनी, तमाम बवाल हुए, लेकिन आज देखिए पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि आईपी सिंह जी आपने 2 करोड़ रोजगारों से कितने रोजगार दिया आपने? ठीक है जोशी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ही है तो जो पहले से आरक्षण की निर्धारित सीमा है 49%, उसी में आर्थिक आधार पर करने का प्रयास करते तो शायद ज्यादा उसकी तारीफ होती। अतिरिक्त और 10% देने का क्या मतलब? देखिए इस समय मैं आऊंगा, इलाल नकवी जी आपके पास आऊंगा मैं। 49.5% आरक्षण हो चुका है, यानी कि 50% से थोड़ा सा ही कम है। हमको तो पहली बार आपने मौका बहुत थोड़ा सा दिया। सर मैं आ रहा हूँ और सबसे आखिर में सबसे अधिक मौका मैं आपको ही दूंगा। देखिए संघ चाहता है, शुरू से उसकी एक नीति रही है कि आर्थिक आधार पर दिया जाए, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर ये आर्थिक आधार सामने क्यों नहीं लाया गया? अगर मान लीजिए मैं एक काल्पनिक सवाल रखता हूं, अगर तीनों प्रदेशों में बीजेपी थंपिंग में तो क्या ऐसा करते? सर वक्त की थोड़ी कमी है, नहीं फिलहाल आप अपनी बात पूरी करिए। सारे देश में लोग हरा रहे हैं, जिन जनता को नकवी जी अपनी बात पूरी करिए। समझ रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम नैरो मार्जिन से, फिलहाल नकवी जी आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी करिए। हेलो, लेकिन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इन तीनों राज्यों में थी जी। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी की हम इससे पहले बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की नियत ही साफ नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण दिया जाए या वो आरक्षण कार्यान्वित हो। पहली बात तो यह है कि ये जो 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है, ये जाकर के अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी फंसता है। और दूसरी इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 8 लाख का इन्होंने आर्थिक कैप लगाया है, जिसको कपिल सिब्बल ने भी उठाया है, कि ये कैसी अजीबोगरीब बात है कि 2.5 लाख जो है वो आपकी इनकम टैक्स की लिमिट है, कि 2.5 लाख के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स पे ही होगा, और 8 लाख के जो नीचे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा। तो जो पिछड़े की डेफिनेशन दी गई है वही अपने आप में इस सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, क्योंकि उसके साथ जो है वो 97%, 98% जो है वो पूरा का पूरा जो है वो आ जाता है इस 10% के अंतर्गत। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जल्दबाजी में चुनाव को सामने रखते हुए एक बिना किसी प्रकार के सर्वे या आंकड़े के एक आपको इस बात का भी तो भरोसा है ना कि आप सत्ता में आने वाले हैं। जितनी जल्दबाजी की गई उसको ठीक कर लीजिएगा जब आप सत्ता में आएगा। वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन हमने जो सवाल दर्शकों के सामने रखा था उस पर क्या कुछ राय है दर्शकों की, वो एक बार हम बता देते हैं। आज का हमारा सवाल था कि क्या सवर्णों को आरक्षण देने का दांव बीजेपी को फिर से सत्ता दिला पाएगा? 38% लोग मानते हैं कि हां ऐसा होगा, लेकिन 62% लोग यानी बड़ा तबका ये मानता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।